हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी डिजिटल क्लासरूम। तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। जानता हूँ संडे है और आज आपको इतनी सुबह हम लोग पढ़ाने आ गए हैं, तो कॉपी पेन और चाय या कॉफ़ी लेकर तैयार हो जाइए, बेड पे से निकल जाइए, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, क्योंकि पूरे हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि अगर आपको क्लास के बीच में कहीं पर भी लगे कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या आप लोगों को लगे कि यार थोड़ा सा चुस्ती नहीं आ रही है, तो जाकर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पानी पी के आइए, आराम से वापस वीडियो ऑन कीजिए, प्ले कीजिए और फिर देखिए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। और आज की पहली न्यूज़ जो है इस हफ्ते की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स। राइट, क्या ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है, जो एंटार्क्टिका और आर्टिक में जो हमारा मेल्टिंग हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रिपोर्ट है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो, आईएएस एग्जाम हो या आरआईएस एग्जाम हो, दोनों में एक क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंटली पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट है, इसका किसने पब्लिश किया है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। राइट, तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। राइट, सो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट 2021-2022। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जब भी ऐसे कुछ आता है कि भाई ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो चार ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं, जैसे UNFCC, WMO, राइट, COP28, ये ऐसा लिखा जाता है। तो बच्चों को अक्सर लगता है कि अच्छा हाँ, COP27 में हुआ होगा या COP28 में हुआ होगा या कियोटो प्रोटोकॉल में हुआ होगा, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस रिपोर्ट इज बीन पब्लिश्ड बाय WMO ने इसे पब्लिश किया था। राइट, अब सबसे ये तो हो गए आपके प्रीलिम्स बेसिस पर इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट के इम्पैक्ट क्या है, ये आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। रिवील्स दैट द कंसर्निंग ट्रेंड्स ऑफ ग्लेशियर थिनिंग with an average reduction of about 1 meter per year from the year 2011 to 2020, राइट। 10 साल के अंदर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, खास करके द ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका एंड द ग्लेशियर्स इन आर्टिक, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा थिनिंग देखी गई है, ग्लेशियर थिनिंग देखा गया। ग्लेशियर थिनिंग का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का अगर एक सिल्ली होता है, वो धीरे धीरे वार्मिंग की वजह से पतला होता जा रहा है। तो ये थिनिंग कितनी देखी गई है, 1 मीटर पर ईयर की थिनिंग देखी गई है, और ये बड़ी कंसर्निंग ट्रेंड है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा हुआ है कि 10 साल के अंदर अंदर ये थिनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हम इससे पहले वाले दशक की बात करें, 2001 से 2010, ये रिपोर्ट 2001 से 2010 के लिए भी निकाली गई थी, उसके कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट थिनिंग देखी गई है। तो ये हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज कही जा सकती है, क्योंकि इससे इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके अगर आप इम्पैक्ट्स देखेंगे तो क्या है उसको हम देखेंगे। की फाइंडिंग्स क्या है, लेट्स डिस्कस दिस। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। सबसे पहला, राइट, द टेम्परेचर ट्रेंड्स। अगर आप टेम्परेचर ट्रेंड्स देखेंगे तो क्या कहा गया है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कंटिन्यूड टू राइज। कितना ही एफर्ट हम लगा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के चलते जो GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, उसका अलार्मिंग ट्रेंड चल रहा है। दैट इज ऑन इंक्रीज, इट इज नॉट गेटिंग डिक्रीज, एंड स्पेशली CO2, राइट, विच इज 413 particles per million in 2020, mainly due to fossil fuel combustion and land use changes, right। fossil fuel की वजह से और लैंड यूज चेंजेस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, CO2 एमिशंस हैं, दैट इज ऑन इंक्रीज। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, ये इतना बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल की गाड़ियां हम यूज़ कर रहे हैं, या फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटी में। अब इसका समाधान क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
हाइड्रोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इनको यूज करना, राइट। और यही कारण है कि कई सारे देश इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप लोगों को फॉसिल फ्यूल से कम करना है, अपना डिपेंडेंसी और ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा करना है। हालांकि उसके अपने चैलेंजेस हैं, बट फिर भी दिस इज अ वे आउट कि अगर हमें पृथ्वी को, अगर हमें, क्योंकि वी हैव ओनली वन प्लैनेट आउट ऑफ 9, राइट, हम ये नहीं कर सकते कि भाई मार्स को हम हैबिटेबल बनाएंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये आज से 10 साल बाद या आज से शायद 100 साल बाद की चीज हो सकती है कि मार्स विल बिकम एन हैबिटेबल थिंग। लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एलन मस्क जैसे साइंटिस्ट हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का वो किया जाए, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम किया जाए, वहां के मार्स के भी जो पोल स्पाइस है उसको पिघलाया जाए ताकि वहां पे एक्टिविटी शुरू हो, है ना, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी शुरू हो। बट लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। हम कोई भगवान नहीं है कि चुटकी बजाई और सब कुछ कर दिया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बट टिल देन वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड दैट इज अर्थ। और इसको बहुत अच्छे से हैबिटेबल बनाना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, राइट। सो इसलिए ये रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। दूसरा इन्होंने ये कहा है, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर कंटिन्यूड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पोजिंग रिस्क टू इकोसिस्टम एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन इज राइजिंग। टेम्परेचर की वजह से ओशन तो पिघल ही रहे हैं, सॉरी ग्लेशियर्स तो पिघल ही रहे हैं, जिसकी वजह से ओशंस का जो पानी है वो राइज पर है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, खास करके ध्यान दीजिएगा, खास करके जो हमारे आइलैंड नेशंस हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था, वनरेबल क्लाइमेट फोरम बताया था, है ना, VCF के बारे में बताया था, या फिर मैंने ये बताया था कि हम लोग ग्लोबल कूलिंग प्लेज हमने उसमें लिया है, COP28 में लिया है। ये सारी चीज़ें, सेंटियागो फ्रेमवर्क हमने लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली करंट अफेयर्स की क्लासेस में बताई थी। उसका आप लोग हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर सेम चीज़ पे बात चल रही है कि हमारे जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, हमारे जो लो एंड डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है इस क्लाइमेट चेंज के। बड़े बड़े देश तो क्या करेंगे भाई, वो उनके पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो इस क्लाइमेट चेंज को शायद कुछ हद तक मिटिगेट कर पाएँ, शायद, वी कैन नॉट से, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बड़ी कैलामिटी आई नहीं है, बट लेकिन कुछ हद तक वो मिटिगेट कर लेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग देश हैं, जो अफ्रीकन नेशंस हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, जो पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन में रह रहे हैं, जैसे मेडागास्कर है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, इंडोनेशिया है ना, पापा न्यू गिनिया है, गिनी है, ये क्या करेंगे, न्यूजीलैंड है, ये क्या करेंगे अगर यहाँ पर इनका ओशन का वाटर लेवल राइज हो गया। तो इस वजह से टेम्परेचर ट्रेंड्स भी हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है। क्या ओशनिक चेंजेस आए हैं उसी के ऊपर, जैसा मैंने कहा कि एक्सेलरेटेड ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज्यादा बढ़ जाना रेदर देन ऑक्सीजन, तो पानी बिकम्स एसिड, राइट। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे, 90% ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड हीट स्टोर्ड इन ओशन, तो धीरे धीरे पानी के अंदर एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कई सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, जिसका एक कंसेप्ट आता है कोरल ब्लीचिंग। अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो कोरल ब्लीचिंग का एक कंसेप्ट आप यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि हमारे जो वाटर के एक्वाटिक इकोसिस्टम की जो लाइफलाइन है उनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। कोरल रीफ्स बड़ी ब्यूटीफुल अलग अलग कलर्स की एक रीफ होती है, जो पानी के एक्वाटिक इकोसिस्टम को या वाटर इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बनाकर रखती है, ओशनिक इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बनाकर रखती है। बट बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, ये जो ब्यूटीफुल कोरल रीव्स है, जो मल्टीपल कलर्स शो करती है, दे बिकम्स वाइट एंड दे बिकम्स वाइट मतलब दे आर डेड, एंड इफ दे आर डेड देन ओशन का इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो कोरल ब्लीचिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। मरीन हीट वेव्स भी इसमें बढ़ रहा है, राइट। दूसरा मरीन हीट वेव्स एंड सी लेवल राइज में एक्सेलरेटेड सी लेवल कॉल्स फॉर एडेप्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज को और बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मीन सी लेवल जो हम बात कर रहे हैं कि अगर बर्फ ज्यादा पिघलेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए 4.5 mm पर ईयर, 4.5 mm पर ईयर ये पानी का लेवल बढ़ा है 2011 से 20। अब आप लोग लगा सर ये क्या है सर, 4.5 mm, सेंटीमीटर नहीं, इंच नहीं,
पर आप ये देखिए बच्चों के पूरा ओशन का अगर हम बात करें तो का भले इतना सा बड़ा होगा, लेकिन पूरे ओशन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये सेम कंसेप्ट है जैसा मैंने जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं जेंडर गैप के बारे में, कि भाई हर 1000 लड़के पे भारत के अंदर हर 1000 लड़कों पर केवल 970 लड़कियां हैं। तो आप लोग लगता है 30 ही तो कम है, क्या दिक्कत वाली बात है, 30 ही तो कम है। पर ऐसा नहीं है बच्चों, 1000 के ऊपर 970 है या 980 होंगे जो भी डेटा है। बट अगर आप उसे 1000 को 10,000 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9700, है ना। तो 300 का फर्क आ गया। 10,000 लड़कों पर 3000 लड़कियां कम है, फिर 300 लड़कियां कम है। फिर यही आप 10,000 को 1,00,000 कीजिए, यहां पर कितने का फर्क आ गया, 3,000 का फर्क आ गया। यही आप 10 लाख में कीजिए, यहां पे 30,000 का फर्क आ जाएगा। यही आप करोड़ में कीजिए, यहां पे 3 लाख का फर्क आ जाएगा। तो हमारी पॉपुलेशन अगर हम 140 करोड़ मानते हैं तो उसमें कितने करोड़ लड़कियां कम हो जाती हैं। तो जेंडर गैप बहुत बुरी तरह से हिल जाता है। इसी वजह से अगर आप 4.5 mm पर ईयर बोलेंगे तो 4.5 mm लग यही रहेगा, यार सर बड़ी छोटी सी चीज है सर, इससे क्या फर्क पड़ रहा होगा। बट लेकिन अगर आप इसको बड़े लेवल पर देखते हैं, ओशन के लेवल पर देखते हैं, तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज इन द ओशनिक सी लेवल, और ये हमारे लिए अलार्मिंग रेट है। ग्लोबल ग्लेशियर थिनिंग इम्पैक्ट्स वाटर सप्लाई, नेसेसिस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट strategies that depend the region dependent on the glacier melt। अगर आप ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होंगे तो अब ज़्यादा अगर पानी आएगा तो वहाँ के लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है ना। ग्लेशियर एंड आइस शीट लॉस के बारे में अगर बात करें तो दो कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं। क्या कंसेप्ट है, पहला द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ आइस फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग देश हैं, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा लॉस देखा गया है। कितना, 38% मोर आइस एज कंपेयर टू 2001 एंड 10। ध्यान दीजिएगा, 38% आइस ज्यादा पिघली है 2001 और 10 के मुकाबले। मैंने कहा था कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये 2001 से 2010 के लिए भी निकाली गई थी, 2010-11 में, राइट, और अभी भी वापस निकाली गई है 2023 में 2011-20 के लिए। तो 2001-10 के कंपैरिजन में 2011-20 में 38% आइस ज्यादा पिघली है। अब 38% आइस ज्यादा पिघलना, आप सोचिए कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड के अंदर कितना सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा होगा पानी का। अब ये सारा पानी ओशन में आता है, अगर 38% ज़्यादा आइस पिघली है तो ये ज़्यादा पानी अगर ओशन में आएगा तो धीरे धीरे ओशन लेवल बढ़ेगा एंड अगेन द थिंग्स आर ऑन द लूप। उसके बाद जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या होगा, राइट। उसके बाद अगर आइस के जो इम्पैक्ट्स हैं ये हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उसका क्या होगा। ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली ट्रेंड्स हैं, राइट। और वनरेबल देश है उसका क्या होगा, राइट। द रिपोर्ट वॉर्न्स ऑफ द रैपिड ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रो ग्लेशियल लेक्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOF। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये कई देशों में हमने देखा गया है, जैसे उत्तराखंड में हुआ था 2014 में। उत्तराखंड में भी सेम चीज हुई थी, ग्लेशियर पिघल रहा था, उसने अपनी एक लेक बनाई और जैसे जैसे उस लेक में पानी भरा वो फोर्स, वाटर का फोर्स एक जगह टिका नहीं और सारा पानी चीरते हुए आगे आया और उत्तराखंड में 2014 में बहुत बड़ी तबाही देखी गई थी। तो GLOF का कंसेप्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, राइट। के ग्लेशियर्स के पिघलने से एक फ्लड बनता है, एक लेक बनती है और उस लेक में जब पानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तब यू नो द नेचर ऑफ द वाटर, वो किसी जगह पर रुकता नहीं है। अगर उसको फोर्स मिल रहा है तो धीरे 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 वो उस फोर्स को चीरते हुए वो फ्लड्स लेके आएगा और एकदम से फ्लड लेके आता है, किसी को आइडिया भी नहीं होता है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द GLOF ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर के थिनिंग की वजह से या ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये भी चीज हो रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हो रही है, राइट। दूसरा देखें, विद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रेट ग्लेशियर्स में डिक्लाइन 55% to 75%, impacting the fresh water supply significantly by 2050
2050 तक 2050 तक हमारे पास फ्रेश वाटर सप्लाई का भी बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जो पानी पिघल रहा है ये ओशन में जाता है और ओशन का पानी खारा होता है, ये आप लोगों को आइडिया है। तो अगर खारा पानी ज़्यादा होगा तो फिर हमारा नेचुरल सी बात है कि हमारा जो फ्रेश वाटर सप्लाई है उसको हम कैसे प्रोबेबली कंपेयर करेंगे या कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन पैरामीटर्स के ऊपर, राइट। देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या है? क्लाइमेट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है ये। सबसे पहला इंपैक्ट है राइज इन द सी लेवल, जैसा कि हमने लिखा है राइज इन द सी लेवल थ्रेटर्स कोस्टल कम्युनिटी, आईपीसीसी प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट सी लेवल राइज। जो वहां पे कोस्टल कम्युनिटी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आती है। दूसरा एल्बिडो अफेक्ट रिडक्शन। व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी को कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया और कितना वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो एल्बिडो ऑफ आइस इज वेरी हाई, मतलब कि अगर आइस के ऊपर सूरज की किरणें गिरती है तो करीबन करीबन 70 to 80% किरणें वापस भेज दी जाती है, राइट। मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं करता, आइस एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अब इसका फायदा और नुकसान देखिए, आप समझिए कि अगर सूरज की किरणें अर्थ पर पड़ी और बर्फ ज्यादा है, राइट, बर्फ ज्यादा है, तो बर्फ अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सूरज की किरणों को वापस भेज देगा। जिससे वापस भेज देगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा या कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द आइस। बट इफ देयर इज नो आइस देन द अर्थ will absorb more sun rays, and if the earth absorbs more sun rays then the earth's temperature will get increased। but natural सी बात है। so albedo effect reduction, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां लिखा है loss of ice increases solar reduction absorption contributing to planetary warming। यही जो मैंने आपको समझाया, loss of ice will increase the solar radiation absorption and will eventually increase the प्लैनेटरी वार्मिंग। और यही कारण है कि हमें आइस को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आइस का एल्बिडो सबसे हाई होता है। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी ये चीज़ लिखा होता है, हम लोग हमारे कोचिंग में भी ये चीज़ पढ़ाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि एल्बिडो इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर अफेक्ट होता है अगर आइस नहीं होती है तो, राइट। व्हाट इज द थर्ड? डिसरप्शन ऑफ ओशनिक करंट्स। आप लोग जानते हैं कि ओशन के अंदर दो प्रकार की करंट है, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट। तो अगर ज्यादा पानी पिघलेगा तो ओशनिक करंट्स जो पूरे विश्व में घूमती है, जो पूरे इसके घूमने के कारण पूरे विश्व के ओशन का जो टेम्परेचर है ये एक मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है, उसमें भी मेजर चेंजेस आएगा। और हो सकता है कि ओशन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाए, जिसकी वजह से ओशनिक करंट्स जो अभी जिस पैटर्न में फॉलो कर रही है, वार्म एंड ओशन जिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्यूरोशियो, ओशियो, हम लोग सब पढ़ते हैं, इंडियन ओशनिक करंट्स हैं, राइट, फाकलैंड करंट्स हैं, ये जितने भी करंट्स हैं ये भी अपना रास्ता बदल ले। और अगर ये अपना रास्ता बदल लेगी तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, अर्थ कैसे काम करेगी, देयर विल बी ह्यूज डिजास्टर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और इसको हमें सही करना पड़ेगा। और इसी वजह से मेल्टिंग आइस डिसरप्ट द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए अभी तक तो क्या होता था, कैसे ये सारे क्वेश्चंस आपसे आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या थिनिंग ऑफ ग्लेशियर कैन डू व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 2 3 4 5 दे दिए और फिर ऑप्शन में 1 2 3 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन आपके पास आते हैं, राइट। तो रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो क्या है, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट रिलीजेज मीथेन। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है आइस, राइट। तो परमाफ्रॉस्ट जो है अगर आइस को पिघलेगा तो आइस के पिघलने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि भाई आपके अंदर जो मीथेन ट्रैप्ड है, आइस के अंदर कई गुना मीथेन ट्रैप्ड है, इस मीथेन के ट्रैप से सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि ये मीथेन रिलीज होगा विच इज नन अनदर देन GHG। वो एक ग्रीन हाउस गैस है
और अगर वो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा रिलीज होगी तो उसके आगे के इम्पैक्ट क्या होंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ओशन जो आइस है वो और ज़्यादा पिघलेगा, आइस और ज़्यादा पिघलेगा तो वाटर लेवल और बढ़ेगा, वाटर लेवल और बढ़ेगा तो कई सारे देश वनरेबिलिटी फेस करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ऐसे कोई बचा हुआ देश नहीं है, इंडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा दावेदार है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इंडिया को भी बहुत बड़ी दिक्कत इसके अंदर होगी। और यही यहाँ लिखा हुआ है, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट रिलीजेस मीथेन एक्सकाबरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जैसा मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट, इंक्रीज वेदर एक्सट्रीम्स। नेचुरल सी बात है कि आइस का होना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लुएंसेस जेट स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जेट स्ट्रीम आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो एटमॉस्फेयर में चलती है, सबसे तेज गति की हवाएं हैं जो ऊपर एटमॉस्फेयर में चलती हैं। तो पानी के पिघलने से बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जेट स्ट्रीम्स भी ज़्यादा मिएंडर करेगी। अगर जेट स्ट्रीम ज़्यादा मिएंडर करेगी तो जेट स्ट्रीम के मिएंडर की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर रेंज है या जो वेदर इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। और आप ये जानते हैं कि बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पतझड़ हो, ये सब वेदर इवेंट्स हैं जो हो सकता है डिसरप्ट हो सकते हैं, मॉनसून इम्पैक्ट हो सकता है, तो कई देश इससे अफेक्ट होंगे। किसी ये एक देश की बात नहीं है, ये कई देशों की बात है, राइट। एंड लास्ट, हैबिटेट लॉस ऑफ स्पीशीज। ये आप सब लोग जानते हैं, नेचुरल सी बात है कि अगर एंटार्क्टिका, अगर ऊपर आर्टिक और नीचे एंटार्क्टिका में अगर बर्फ पिघलती है तो इसकी वजह से पोलर बियर्स और पेंगुइन्स हैव टू फेस हैबिटेट लॉस अफेक्टिंग पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये जानते हैं कि ऊपर जो वहाँ पे अगर आप आर्टिक ओशन में जाते हैं तो वहाँ पे पोलर बियर्स, और नीचे एंटार्क्टिका में जाते हैं तो आपको पेंगुइन्स की रेंज देखने को मिलेगी जो वहाँ के नेचुरल हैबिटाट है। और इस नेचुरल हैबिटाट में उनको बर्फ़ में रहने की आदत है हज़ारों हज़ारों वर्षों से, और अगर ये पिघलते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा उनका, ये बड़ी दिक्कत की बात है। कई साइंटिस्ट कम्युनिटी पेंगुइन्स को, पोलर बियर्स को ज़ू में लाकर उस एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करती है, कई जगहों पर आपने देखा होगा, बट लेकिन दैट इज़ नॉट दैट नेचुरल हैबिटाट, राइट। दैट ऐसा वो नहीं है कि भाई हम उनको वहाँ पे पिंजरे में रख रहे हैं या एक ठंडे बर्फ़ के अंदर रख रहे हैं रूम के अंदर, वो उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं है। वो उस एनिमल का डेवलपमेंट वैसा नहीं हो सकता जैसा उसके नेचुरल हैबिटाट में होता है, लाइक आर्टिक एंड एंटार्क्टिका। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो ये भी एक हमें देखने की बात है। इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ की अगर हम बात करें तो मरीन लाइफ की अगर हम बात करें तो मरीन लाइफ के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। अब क्या इम्पैक्ट है? चेंज इन द मरीन इकोसिस्टम। सबसे पहला, चेंज इन द मरीन इकोसिस्टम, एलर्टेड टेम्परेचर, ऑल्टर्ड टेम्परेचर एंड सैलिनिटी लेवल इम्पैक्ट मरीन डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग प्लैंकटन। ये वही है प्लैंकटन जो कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है, जिसको आप फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं कोरल रीफ्स में। तो अगर ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से होगा ये कि जो प्लैंक्टन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग और ज़्यादा होगी, और इसी वजह से मरीन लाइफ को उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। नेचुरल सी बात है कि इसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ेगा। इंक्रीज CO2 एब्जॉर्प्शन लीड टू द एसिडिफिकेशन हार्मिंग मरीन लाइफ स्पेशली शेल फॉर्मिंग स्पीशीज। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ये होता है, अगर ग्लेशियर ज़्यादा थिन होते हैं, ज़्यादा पिघलते हैं, ज़्यादा मेल्ट होते हैं तो ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, CO2 का बढ़ना। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब द लेवल ऑफ CO2 इन द वाटर इन द ओशन इफ इंक्रीज, इट्स कॉल्ड एज ओशन एसिडिफिकेशन, जिसका कोरल रीफ्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन। नेचुरल सी बात है कि फूड चेन के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि फूड चेन क्या है, कैसी है, इसके ऊपर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, राइट। तो फूड चेन पर प्रभाव क्या है? चेंजिंग आइस कंडीशंस अफेक्ट द एल्गी एंड क्रिल अवेलेबिलिटी एसेंशियल फॉर मैनी मरीन स्पीशीज़। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फूड चेन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, इंक्रीज्ड द प्रेडेशन एंड कंपटीशन। नेचुरल से बात है, ज़्यादा जीव जानवर होंगे, केवल ह्यूमन ही थोड़ी ना है जो लड़ रहे हैं खाने के लिए। आपने कई देशों में देखा होगा कि हम लोग भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
वैसे एनिमल किंगडम में भी तो कई सारे जीव जानवर होंगे जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि भैया हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है या हमें ये नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सर्वाइवल है। तो नेचुरल सी बात है कि प्रिडेशन का मतलब होता है खाने के लिए बेहताशा किसी को भी मार देना, खा जाना। एनिमल किंगडम में भी ये बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। और इन इन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रिडिशन एंड कंपटीशन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें आपको वापस स्पीशीज कम होते हुए दिखेंगे, खत्म होते हुए दिखेंगे। फिफ्थ, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। राइजिंग सी लेवल नेसेसिटेट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल एडप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को सही करना पड़ेगा, तब जाके ये मरीन लाइफ का इम्पैक्ट इस पे कम दिखेगा, राइट। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन फिशरीज। बड़ी नेचुरल सी बात है कि इम्पैक्ट ऑन फिशरीज पड़ेगा ही पड़ेगा। इंक्रीज्ड इंश्योरेंस कॉस्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स will lead to high insurance cost for businesses and government। नेचुरल सी बात है कि लोग अगर अपनी क्रॉप को सिक्योर करेंगे या अपने एसेट को सिक्योर करेंगे तो वापस हर बार अगर ड्रास्टिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आएंगे तो लोगों को भी क्या लगेगा, भाई आप उनको पैसा दीजिए, तो गवर्नमेंट को हाई सिग्निफिकेंट कॉस्ट इसमें बियर करनी पड़ेगी, राइट। दूसरा, न्यू शिपिंग रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कारण ये है कि अगर आर्टिक ऊपर से पिघल जाएगा पूरा, जो रशिया के लिए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि रशिया ये चीज़ चाहता है ना, और यही लड़ाई है उसकी यूक्रेन के साथ और अलग अलग देशों के साथ कि भैया मेरे पास सी रूट नहीं है। और नेचुरल सी बात है, भी सी रूट होता है तो कई सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर ऊपर आर्टिक ओशन पूरा पिघलता है तो नए ट्रेड रूट्स भी ओपन होते हैं वर्ल्ड में जाने के लिए। तो अब देखिए उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। लास्ट जो है वो है एग्रीकल्चरल चेंजेस। हमें समय के साथ एग्रीकल्चर में भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिक शिपिंग रूट्स और ये सब अगर खुलेंगे तो उसके बाद हमें मेजर एग्रीकल्चरल चेंजेस भी देखना पड़ेगा, विच अल्टर्ड वेदर पैटर्न्स इन द डिडक्शन। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं बच्चों के। इस इम्पैक्ट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम लोग इसी इनिशिएटिव में COP28 में वापस, ये अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ रहे हैं, लेकिन COP28 में हम लोगों ने एक और ऐसा ही इनिशिएटिव लोगों के सामने प्रस्तुत किया था कि भाई जिसमें दिल्ली का एक मॉडल हमने COP28 के C40 मीट में, COP28 के अंदर एक मीट होती है COP28 के अंदर, उसको कहते हैं C40 मीट, राइट। तो C40 के अंदर हम लोगों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, या हमारे देश की जो दिल्ली सरकार है, जो आम आदमी पार्टी गवर्न करती है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक मॉडल पेश किया था। उस मॉडल को हमने वहाँ प्रेजेंट किया था। क्या है C40 इनिशिएटिव, इसको समझते हैं, राइट। और ये न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली एट द COP28 एट द C40 मीटिंग, दिल्ली गवर्नमेंट प्रपोज्ड इट्स इनिशिएटिव फॉर द क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी एक इनिशिएटिव वहां पर प्रस्तुत की थी। क्या था ये इनिशिएटिव, इसको समझते हैं, या सबसे पहले समझते हैं C40 है क्या चीज, व्हाट इज C40। तो C40 एक तरह से इसका फुल फॉर्म है बच्चों सिटीज 40। तो फुल फॉर्म है सिटीज 40। क्या है सिटीज 40? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 100 mayors of the world's leading cities that are united in actions to confront the climate crisis। हिंदी में बोलें तो C40 जो है वे दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 मेयरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। वर्ड यहां पे ध्यान रखिएगा, 100 मेयरों का, मेयर का, नॉट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। 100 मेयर। मेयर कौन होते हैं कि भाई जो आपके सिटी को संभालने का जिसके पास जिम्मा होता है, जो सिटी को संभालते हैं, उनका एक वैश्विक नेटवर्क है जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट होते हैं। तो दिल्ली से भी, दिल्ली के जो मेयर थे उनको यहाँ पे भेजा गया था C40 के अंदर, राइट, यहाँ पे भेजा गया था। तो C40 क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। व्हाट इज दैट दिल्ली इनिशिएटिव जो वहां पे भेजा गया था? दैट इज अ सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट। हालांकि हमारे अनुष्का एकेडमी जहां बसा है वो है उदयपुर शहर, राइट।
तो उदयपुर में हम लोग जब आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं या जब लेके आते हैं तो उदयपुर के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा इसलिए भी होता है बिकॉज उदयपुर को एक तो एशिया की नंबर 1 ब्यूटीफुल सिटी का खिताब मिला है पिछले 5-6 साल से, और ये भी एक चीज़ मिली है कि भाई हमारे इस छोटे से शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं और कई सीरीन पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे फतेह सागर है या आपका पिछोला है ना, या आपका गोगुंदा के उधर कई सारे लेक्स हैं। तो कई सारे लेक्स हैं जो उदयपुर शहर के अंदर बने हुए हैं। तो ऐसे ही इस तर्ज पर एक सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है। क्या है ये सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं। इट्स अ वाटर बॉडी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, है ना। यह एक जल निकाय कायाकल्प परियोजना है जिसके तहत क्या किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि हीट रेजिलियंस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स को कम करना, हीट रेजिलियंस को बढ़ाना या हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, गर्मी जब ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल देश है तो पानी क्या करता है, ज्यादा गर्मी को सोख लेगा, तो देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट फॉर दीज थिंग्स। सो इस वजह से हीट रेजिलियंस को कम करना ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका फायदा क्या हुआ है, देखिए, इट लेड टू एन इंक्रीज ऑफ अप टू 2 मीटर्स इन ग्राउंड वाटर लेवल। पानी के भूजल स्तर में 2 मीटर तक की वृद्धि देखी गई है। कितना प्यारा प्रोजेक्ट है, राइट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि दिस इज द तिमारपुर लेक, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको कंजर्व किया है। इससे पहले केवल एक छोटी सी लेक थी जिसके ऊपर आधे के समय में तो इसका अतिक्रमण हुआ था और बिल्कुल खस्ता हालत में था। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको पूरा रिजुविनेट किया है। अगर आप इमेज में देख पा रहे होंगे तो वहां से आप लोगों का हाईवे निकल रहा है और यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पे चलने की, बैठने की सुविधा बताई गई है। अलग अलग लेक्स, यहाँ पे छोटी लेक्स बनाई गई है। तो तिमारपुर एरिया जो है दिल्ली का, इसमें काफी ज्यादा कंजर्वेशन की स्थिति अच्छी हुई है और कई लोग यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल को भी रिचार्ज करते हुए पाए गए, क्योंकि लेक्स का ये फायदा होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो बहुत जल्दी रिचार्ज होता है, राइट। तो C40 इनिशिएटिव इसी का एक उसमें हमारा मॉडल किया गया है और इंडिया ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे रोकते हुए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, चीता कंजर्वेशन एंड बन्नी ग्रासलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने चीता को कंजर्व करने के लिए एक ग्रासलैंड यहाँ पर प्लांट आउट किया है और वो ग्रासलैंड है बन्नी ग्रासलैंड या बन्नी प्लेन। अब ये बन्नी ग्रासलैंड क्या है, बन्नी कहाँ है, ये अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, इस कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिडिल में आपको यहाँ पे दिखेगा, यह है बन्नी ग्रासलैंड या बन्नी प्लेन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस बन्नी प्लेन के अंदर आपको यहाँ पर पाकिस्तान और ये सब जो बॉर्डर है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जहाँ पर रणोत्सव होता है, ये उसी के ठीक नीचे आता है बन्नी प्लेन। तो इस बन्नी प्लेन के अंदर चीता कंजर्वेशन की बात की गई है, राइट। क्यों कहा गया है कि भाई ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा चीताज के लिए, ताकि चीता की पॉपुलेशन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो बन्नी घास के मैदान में इसको फिक्स किया गया है गुजरात के अंदर, राइट। अब बन्नी ग्रासलैंड जो है ये गुजरात के अंदर तो मौजूद है ही है, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी लोकेशन और क्या चीज है, इसको समझे, बन्नी ग्रासलैंड को समझते हैं, राइट। तो बन्नी ग्रासलैंड इज सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट होना चाहिए, इट इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया, स्प्रेडिंग ओवर 2618 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे तो 2.6 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है एंड अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पैस्चर्स इन गुजरात। जितने भी चरवाहा क्षेत्र है गुजरात में, उसमें 45% इसी बन्नी ग्रासलैंड से आता है। तो बहुत बड़ा एरिया कहलाया जाता है, राइट। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, द लैंड इन बन्नी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
आप लोगों की कॉपी में ये मेंशन होना चाहिए। द लैंड इन बन्नी वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द इंडस एंड अदर रिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस नदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये ग्रासलैंड जो बना था, ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इंडस नदी की वजह से एक ग्रासलैंड बना था, राइट। इकोसिस्टम क्या है, 2 इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं, पहला वेटलैंड्स और दूसरा ग्रासलैंड, राइट। तो बन्नी के अंदर वेटलैंड्स एंड जो ग्रासलैंड्स हैं दोनों मौजूद हैं, अलग अलग मौजूद नहीं है, दोनों मौजूद हैं, राइट। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन में क्या मौजूद है यहाँ पर, द वेजिटेशन इज स्पार्स, मतलब फैला हुआ है, राइट, एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, राइट। इट्स डोमिनेटेड बाय लो ग्रोइंग फॉब्स एंड graminoids, many of which are halophyte, salt tolerant. The grasslands were traditionally managed by the system of rotational grazing. फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फ्लोरा एंड फौना में क्या चीज मौजूद है, रिच बायोडाइवर्सिटी विद 192 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 262 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच आर मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऑल्सो नोन एज बन्नी ब्रीड ऑफ बफेलोज, राइट। जो बफेलोज हैं, जो बन्नी के खास वहीं के इंडिजीनियस बफेलोज हैं, वो भी बन्नी ग्रासलैंड वहाँ के लिए फेमस है, राइट। रिजर्व फॉरेस्ट स्टेटस की बात करें तो इन 1955 द कोर्ट नोटिफाइड ग्रासलैंड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। इन 2019 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ordered the demarcation of the boundaries of the बन्नी grassland and restricted नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़। दूसरा ये भी है, मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक जो है यहाँ पर, लाइफ स्टॉक कीपर्स जो है इन बन्नी बिलोंग्स टू द मलधारी कम्युनिटी। ये भी आप लोगों के करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे बिलोंग टू मलधारी कम्युनिटी, द रियर द बन्नी और सिंधी बफेलो, राइट, जो हमने यहाँ पर बात की थी, बन्नी एंड सिंधी बफेलो, जिसको आप काकरेज, कंकरेज कैटल भी कहते हैं, जिसमें शीप्स, गोट्स, हॉर्स, डोंकीज, कैमल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी वजह से चीता के कंजर्वेशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है कि ये एक अच्छा ब्रीडिंग सेंटर बन सकता है। 3-4 करंट अफेयर्स के चीज़ हैं, अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना हो तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट। देखिए पूरे विश्व में जो है ग्रासलैंड्स कितने प्रकार के हैं, ये भी एक ओवरऑल आप लोगों को आइडिया लग जाए तो मैंने इसके लिए एक मैप पे डाल रखा है। देखिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड्स हैं। मैंने इसको ये एक कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में अलग अलग पढ़ते हैं, राइट। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं, दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो लाइट ग्रीन में है, राइट, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और जो डार्क ग्रीन में है ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो यूएसए में जो ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, उसको हम कहते हैं प्रेरीज। ये आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड है, साउथ अमेरिका में, उसमें उसको कहते हैं लानोज, राइट। जो ब्राजील के नीचे है उसको हम कहते हैं सवाना, राइट। फिर जो नॉर्दर्न अमेरिका, जो सदर्न अमेरिका में है, उसको हम कहते हैं पंपाज। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सब आप नोट करते जाइए, ठीक है। यूरोप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अगर ग्रासलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड जो है वो है स्टेपीज, राइट। तो स्टेपीज कहाँ है, जैसा कि आपको मैप में भी दिख रहा है, सबसे बड़ा ही दिख रहा है। तो स्टेपीज जो है ये पूरे यूरोप में फैला हुआ है, राइट। तो यूरोप और एशिया के अंदर फैला हुआ ग्रासलैंड है स्टेपीज। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड है स्टेपीज, राइट। यूरोप के, मिडिल यूरोप के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं पुस्ताज, राइट। अफ्रीका के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं सवाना, राइट। अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं वेल्ड्स, राइट। इंडिया के अंदर को भी हम सवाना ही कहते हैं। और एक यहां पर मौजूद है जिसको हम आज हमने कहा बन्नी ग्रासलैंड, राइट। चाइना के अंदर भी एक ग्रासलैंड है, चाइना मंगोलिया के अंदर भी, उसको हम कहते हैं मंचूरियन ग्रासलैंड, राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमारे यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। जो मिडिल ऑस्ट्रेलिया है उसको हम कहते हैं डाउन, और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है उसको हम कहते हैं सवाना, राइट। और एक जो है वो यहाँ पर मौजूद है
वो न्यूजीलैंड के अंदर, उसको हम कहते हैं कैंटरबरी। तो न्यूजीलैंड के अंदर जो वहां पर अगर आप देखेंगे छोटा सा, न्यूजीलैंड के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं कैंटरबरी। तो एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस स्लाइड को एक बार पॉज करके एक बार फटाफट लिख लीजिए। मैं यहाँ पे देश भी लिख लेता हूं। यूएस के ग्रासलैंड को कहते हैं प्रेरीज, ठीक है। वेनेजुएला के ग्रासलैंड को कहते हैं लानोस, ठीक है। मिडिल साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को कहते हैं सवाना। सदर्न साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को हम कहते हैं पेम्पास, ठीक है। फिर यूरोपियन ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं स्टेपीज, ठीक है। मिडल यूरोप के हम उसको कहते हैं पुस्ताज, शायद पुस्ताज को, ये है पुस्ताज, ठीक है। ये है मिडिल यूरोप के उसमें पुस्ताज। अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम कहते हैं, अफ्रीकन ग्रासलैंड को हम कहते हैं सवाना। साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम कहते हैं वेल्ड्स, ठीक है। चाइना के ग्रासलैंड को हम कहते हैं मंचूरिया ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ग्रासलैंड है, जो मिडिल ऑस्ट्रेलिया है उसको हम कहते हैं डाउन्स, और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है उसको हम कहते हैं सवाना। और न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड को हम कहते हैं कैंटरबरी। तो ये एक बार आप फटाफट अपनी क्लास में अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए, राइट, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई कौन कौन से ग्रासलैंड्स दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। और ज़्यादा अच्छा होगा फटाफट एक मैपिंग भी अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कई बार आपके जियोग्राफी के कंसेप्ट्स में भी इसको समझने के लिए बहुत आसानी होती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड है स्टेपीज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर ले। हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है वो है Supreme Court upheld the abrogation of Article 370 and 35A in Jammu and Kashmir। बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन इस पर्टिकुलर वीक में आया था और ये कहा था कि भाई जो 5th of August 2019, 5th and 6th August 2019 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जब इस बिल को पास किया गया और प्रेसिडेंट ने इसे 31 अक्टूबर 2019 को अपना साइन किया या नोटिफाई किया, ये कहते हुए कि भाई हाँ ठीक है ये आर्टिकल हट जाएगा, तब से कई पार्टियां थी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां जो दोनों हैं, जिसका नाम है पीडीपी और जिसका नाम है एनसीपी, इन सब के अंदर एक ही चीज़ थी, जिसके जो मेन जो लीडर थे, एक तो महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला जी जो थे, उनके यही था कि कश्मीर के साथ बहुत गलत हुआ है, कश्मीर के साथ धोखा हुआ है, कश्मीर के साथ फलाना हुआ है, कश्मीर के साथ ढिमका हुआ है। 370 नेहरू जी का प्रॉमिस था या पटेल जी का प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस आप हमसे कैसे छीन सकते हैं, फलाना ढिंका बहुत सारी चीज़ें हुई। और 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस डाला गया, एक याचिका डाली गई कि भाई आर्टिकल 370 जो हटाया गया, आर्टिकल 35A जो हटाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, द करंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, इट इज़ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, जो ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ और इसके लिए आप सुनवाई कीजिए और वापस आर्टिकल 370 को इंडिया या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको वापस लेके आइए। दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस पिछले 3 साल से चल रहा था, राइट, और 3 साल बाद इसके अंदर जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ही इज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने 5 जजेस की एक बेंच बनाई थी और इन 5 जजेस की बेंच ने, ध्यान दीजिएगा, इन 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली एक साथ एक भी वोट विपक्ष में नहीं, सबसे बड़ी बात है इस आर्टिकल के लिए, मतलब इसके लिए ये याचिका ये थी कि क्या ये आर्टिकल 370 हटाया गया वो सही था कि गलत था।
अगर सही था तो इसे हटा हुआ रहने दीजिए, अगर गलत था तो इसे वापस लेके आइए। ये इसके ऊपर एक सुनवाई थी मोटा मोटा, जिसकी तरफ से जो वापस लाना चाह रहे थे वो कपिल सिब्बल साहब थे, और जो नहीं लाना चाह रहे थे वो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सब इसमें लड़ रहे थे, राइट। तो इन 5 जजेस की बेंच में जिसको लीड जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने 5-0 से 5-0 से यूनानिमसली ये डिसीजन दिया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A इज वैलिड, बहुत सही हटाया गया है, इसको वापस लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बिकॉज दे आर टेम्पररी इन नेचर। क्या कहा गया है? दे आर टेम्पररी इन नेचर। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा दे आर टेम्पररी इन नेचर, ये वैलिड था इनको हटाना। और जैसे ही ये कोर्ट की वैलिडिटी हुई, नेचुरल सी बात है कि नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट वर रिजॉइसिंग इन इट्स गुड, और जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो मोदी जी के या किसी के भी विरुद्ध हैं, राइट, वो ये चाहती थी, जो आर्टिकल 370 के पक्ष में थी, उनका ये था कि यार कई सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं तो ये चेंजेस बड़ी गलत है। पर दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो इस जजमेंट से या इस आर्टिकल 370 के हटने के संदर्भ में डिस्कस करनी चाहिए। कई बार मैं क्लास में भी बच्चों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, और कई बार मैं आप लोगों से भी ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि भाई हमेशा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, इट्स अबाउट द प्रिविलेजेस, राइट। और अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज एक हद तक आप देते जाएंगे, तब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस व्यक्ति के दिमाग में ये लगने लगेगा कि यार इस प्रिविलेज के ऊपर मेरा पुश्तैनी अधिकार है और कोई इससे मुझसे छीन कैसे सकता है। अब जैसे मैं कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूं, इसको कई लोग अगर इसको ट्रोल में लेके जाएं तो लेके जाएं, पर लेकिन मैं क्या कहता हूं, रिजर्वेशन। बाबा साहब अंबेडकर जब रिजर्वेशन लेके आए थे, देन ही ब्रॉट रिजर्वेशन ओनली फॉर 10 ईयर्स, बट द पॉइंट हियर इज, बट आज भी अगर आप देखेंगे, इतनी अच्छी नीति बनाने के लिए, इतनी अच्छी नीति केवल इंडिया में एग्जिस्ट कर सकती है रिजर्वेशन जैसी, लेकिन फिर भी आज भी आपको कई लोग ऐसे पाए जाएंगे समाज में रह रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन बहुत खराब है, SC ST OBC को तो ये इनइक्वालिटी है ना, हमारे साथ जनरल कैटेगरी वालों के साथ गलत हो रहा है, फलाना ढिंका। आपको ऐसी कई मोटिवेशन वाली चीजें आपको लोग बोलते हुए देखेंगे कि इसको हटा दीजिए, मोदी जी ही कर सकते हैं ये वो। पर लेकिन दिक्कत क्या है, लोग इतनी अच्छी नीति के खिलाफ क्यों हैं? क्या कारण है कि इतनी अच्छी नीति के जिस सोशल स्ट्रक्चर में जिस व्यक्ति के पास संसाधनों का अभाव है, वो समाज के मुख्य धारा में बिल्कुल आगे आके खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, जिसकी वजह से न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसका पूरा गांव पढ़ने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित होता है। इतनी अच्छी नीति के विरुद्ध भी लोग क्यों खड़े हैं? कारण, क्योंकि इस नीति का लाभ वो उठा रहे हैं जो अपने पुश्तैनी पैसे जिनके पास बहुत अच्छे हैं, और इस नीति का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं जो जिनके पास संसाधनों का अभाव है। वो ये नीति किसके लिए लेके आए थे? जिनके पास संसाधनों का अभाव है। लेकिन इस नीति का फायदा कौन उठा रहे हैं? जिनके पास संसाधनों का भंडार है। मैंने ऐसे कई लोगों को समाज में देखा है, और बड़े प्राउडली, मैं अभी ऑनलाइन नाम लूंगा तो शायद कंट्रोवर्सी इरप्ट हो जाएगी, बट लेकिन कई लोग हैं जो बड़े बड़े शान से ये कहते हैं कि हम तो रिजर्वेशन लेंगे, और उनका घर आप देखिए, महल जैसा घर आपने बना रखा है, और उन्हीं के समाज के लोग जिनके पास ना पैसा है ना घर है, दारिद्र्य में जीवन जी रहे हैं, उनके पास रिजर्वेशन का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को अगर रिजर्वेशन मिल भी गया तो एक रिजर्वेशन अगर मैं SC ST OBC कम्युनिटी का हूं, राइट, और अगर मेरे पास संसाधन ही संसाधन है तो मैं एक अच्छी कोचिंग ले सकता हूं, मैं अच्छा मटेरियल पढ़ सकता हूं, मैं अच्छी जगह जाके रह सकता हूं। लेकिन एक वही व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, तो ना वो अच्छी कोचिंग ले सकता है, ना अच्छी बुक्स पढ़ सकता है, ना ये कर सकता है, उसकी मेहनत डबल हो जाएगी, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस या मिडिल में रहेंगे, या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चूंकि मैं रिजर्वेशन से हूं, संसाधनों का मेरे पास भंडार है, और मुझे मार्क्स भी कम चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या लगेगा, अरे यार प्रणय तो यार SC में इसने भरा, इसके पास कहाँ कमी थी, है तो भी देख कम मार्क्स में पास हो गया। यहां से एक इतने अच्छे कंसेप्ट को
नीचे ले जाते हैं। और यही बात इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में कही थी, रिजर्वेशन के बारे में। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल क्या कहा था भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने, इकोनॉमिक सर्वे ने? ये कहा था कि भाई इंडिया में वो लोग रिजर्वेशन की लिस्ट में इंक्लूड हैं जिसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और वो लोग एक्सक्लूड हैं, बाहर हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए। इसलिए रिजर्वेशन जैसी अच्छी नीति का भी आपको दुष्प्रचार देखने को मिलेगा। ये बड़ी दिक्कत की बात है। अब यही हुआ आर्टिकल 370 के साथ। 1948 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया या कश्मीर पर हमला किया, तो महाराजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू साहब के पास आए और बोले कि यार हमें कश्मीर, भारत का, हमें कश्मीर में आपकी हेल्प चाहिए। बट चूंकि उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की नीति आप लोग जानते थे कि वो लोग ये चाहते थे कि भारत के कई सारे टुकड़े होके जाएं, जिसको आप माउंटबेटन प्लान या बाल्कन प्लान कहते हैं या 3 जून प्लान कहते हैं, कि कई सारे टुकड़े करके वो भारत को देना चाहते थे ताकि भारत कभी एक समग्र सशक्त राष्ट्र न बन सके। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ये देश एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल ढांचे में ढाला गया, राइट, जिसके लिए हम उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसीलिए उनको लौह पुरुष का भी टाइटल देते हैं, जो बिल्कुल सही संज्ञा है उनके लिए। बट दिक्कत ये थी कि उस समय जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था जो ये कहता था, या ऐसा आप कह सकते हैं कि राजा का देश था, राजसी प्रदेश था, जो भारत का हिस्सा नहीं बना था। अब भारत का हिस्सा नहीं बना तो हम हमारी आर्मी किसी और देश में कैसे भेजें, जब तक वो हमारी आर्मी को कैसे भेजें? तो एक बड़ी पॉलिटिकल डिलेमा था, एक बड़ा राजनीतिक उठापटक थी कि क्या करें, कैसे करें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जनरल सैम मानेकशॉ, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बड़े इस पशोपेश में थे कि क्या करें। तो महाराजा हरि सिंह पर एक दबाव जैसा बनाया गया, दबाव आया, या वो पाकिस्तान की तरफ से था, भारत की तरफ से था, लेकिन ये दबाव था कि या तो आप भारत का विलय पत्र साइन कीजिए। विलय पत्र का मतलब होता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसका मतलब होता था कि मैं जम्मू कश्मीर को पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से भारत के अंदर विलय करता हूं, मिलाता हूं। अब उसके बाद जैसे ही मैं भारत का हिस्सा हो गया, तो भारत की अब ये जिम्मेदारी है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की रक्षा के प्रति सारे कदम उठाएं। तो विलय पत्र पर साइन किया जाए, और अगर आप साइन नहीं करते हैं, महाराजा हरि सिंह अगर साइन नहीं करते, तो पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर पर हमला कर कश्मीर पाकिस्तान में मिला लेती। अब ये दिक्कत तो थी, अब क्या करें क्या करें। इसी पशुपेश में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया, और साइन करके कहा कि भाई ठीक है, मैं भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय करता हूं। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक पॉलिटिकल प्रॉमिस उन्हें किया, और पॉलिटिकल प्रॉमिस ये था कि कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन एंड फाइनेंस, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी सब चीजों में जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। इन 3 चीजों पर केवल भारत सरकार निर्णय लेगी, फाइनेंस के ऊपर, है ना, डिफेंस के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर जो है ये भारत सरकार का नियंत्रण रहेगा। बाकी जो भी है वो निर्णय जम्मू कश्मीर की सरकार ले सकती है, जिसको उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया, कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज का फैसला ले सकती है। और इसी के चलते फिर बाद में जो 1948 का वॉर हुआ, हमने पाकिस्तान को पबजी के माध्यम से बहुत भगा के भगाया, मारा, है ना, और बहुत बुरी तरह से उन लोगों को हराया। लेकिन फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन की एक चाल यहाँ पर भी सफल हुई। वो यूनाइटेड नेशन चले गए और वहाँ पर सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से एक और आपराधिक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का होते हुए भी भारत का नहीं है, राइट। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें हुई। बट दिक्कत क्या हुई, उससे एक चीज़ निकली, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने महाराजा हरि सिंह को प्रॉमिस किया, उसको रूप दिया गया अनुच्छेद 370 का। अनुच्छेद 370 के अंदर ये चीज लिखी गई कि इन 3 चीजों को छोड़ के, जो मैंने आपको कहा, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस के मैटर को अगर हम लोग छोड़ दें, ये 3 चीजें जो हैं इनको अगर हम छोड़ दें, तो इन 3 चीजों को छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर अपना हर तरह से उसकी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के तहत जम्मू कश्मीर ने अपना अलग संविधान बनाया। ध्यान से सुनिएगा, भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी ये बिल्कुल साफ स्पष्ट था
विलय पत्र को साइन करने का मतलब ये बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर पूरा, मैं जब जम्मू कश्मीर कह रहा हूं तो लद्दाख भी इंक्लूड करके कह रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग है, राइट। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये अभिन्न अंग होते हुए, ये अगर अभिन्न अंग है तो अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर को इस बात की स्वायत्तता दी गई, इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि आप अपना एक अलग संविधान बनाइए, आप अपना एक अलग फ्लैग बनाइए, आप अपना एक लॉ बना सकते हैं। भारत की संसद द्वारा जो भी लॉ बनाया जाएगा वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे फिर से पारित नहीं करती। अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे फिर से पारित नहीं करती तो वो लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। इसके मैं आगे आपको इंपैक्ट्स बताऊंगा कि इसका क्या नुकसान हुआ भारत को और कश्मीर के लोगों को। तो ये चीज बात हुई, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज के मीडिया में तो ये बात कह दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल नाम होता था वजीर आजम। वजीर आजम का अर्थ होता था प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये वही बात है प्रिविलेजेस की, कि आपने 70 साल में वहां के लोगों को क्या बताया कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, जम्मू कश्मीर का संविधान। हमारा फ्लैग कौन सा है, जम्मू कश्मीर का फ्लैग। हमारी सिटीजनशिप कहां की है, जम्मू कश्मीर की। हमारी नेशनलिटी क्या है, जम्मू कश्मीर। हमारे लॉज कौन से हैं जो हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, उनके लिए वो पार्लियामेंट हो गई। तो वहां के लोगों को हमेशा से ये फीलिंग रही कि हम इंडिया से अलग हैं। आज जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं पूरे देश में, आज आपके मन में कभी भी ये भावना नहीं आती कि हम अलग हो जाएं। क्यों? जैसे मैं उदयपुर राजस्थान से हूं, तो मेरे मन में कभी नहीं आता कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बनाऊं, यूएसआर। क्यों नहीं आती? क्योंकि बचपन से हम लोगों ने, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे सुन रहे होंगे शायद, हमारे मन में क्या फीलिंग है कि हमने बचपन से क्या देखा, प्रदेश है, प्रदेश में हमारा एक मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अच्छा ये है, अच्छा ठीक है। हमने जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी या कहीं भी स्कूल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने अगर कोई झंडा देखा तो तिरंगा देखा। हमने किसी संविधान को पढ़ा तो वो भारत का संविधान पढ़ा। हमने कभी पुलिस फोर्स देखी तो हमने कहा नहीं, आईपीएस और फिर आरपीएस होता है, आईएएस और आरएएस होता है। हमने ऐसा देखा। हमने लॉ क्या देखा, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो मन में कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि नहीं नहीं हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बनाना है, यूएसआर बनाएंगे हम भैया। ना 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 ना। कारण क्योंकि हमें पता है कि हम और हमारी नागरिकता, कोई भी राजस्थान का हो, गुजरात का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड का हो, किसी के पास उसके स्टेट की नागरिकता नहीं है। हम लोग ये नहीं कहते हम राजस्थानी हैं, हमारे आधार कार्ड में साफ लिखा है नेशनलिटी इंडियन, भारतीय हैं। तो बचपन से ही क्या है, अच्छा भारतीय हैं। तो भारत के प्रति एक, मैं ये नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पेट्रियाटिक नहीं है, ये मत समझिएगा मेरी बात का अर्थ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में एक कंसेप्ट होता है पॉलिटिक्स में जिसको हम कहते हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, ये बड़ा ही प्रभावशाली फैक्टर है बच्चों। आप देखिएगा, कभी फोकस कीजिएगा कि कभी आप कहीं बाहर घूमने गए, और जब आप बाहर घूमने गए और जब आप वापस अपनी घर की तरफ आ रहे होते हैं, जैसे ही आप बाहर घूमने गए, सपोज अगर आप उदयपुर के हैं या आप महाराष्ट्र के हैं और आप घूमने गए बंगाल, और बंगाल से वापस आप जब मुंबई आ रहे हो या महाराष्ट्र आ रहे हो, आप अपनी गलियों में जा रहे हैं, यू फील वेरी सेफ। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको क्या लगता है, हाँ यार ये मेरी गलियां हैं, अब अपना एरिया आ गया है, यू फील सेफ। रीजनलिज्म आपको सेफ फील करवाता है, और रीजनलिज्म एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है आपको सेफ फील करवाने का। और यही कारण है कि हम लोग इसी चीज को जब हम आर्टिकल 370 के रूप में देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर यही क्षेत्रवाद डेवलप हुआ कि
कि हाँ हम जम्मू कश्मीर ही पहले हैं, इंडियंस हैं लेकिन बाद में हैं, इंडियंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पेट्रियोटिक नहीं है, देशभक्त नहीं है, बिल्कुल है, पर बाद में है। तो हमारी एलिजियंस किसके प्रति है? पहले जम्मू कश्मीर के प्रति है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे टेम्पररी प्रोविजन के अंदर डाला। टेम्पररी के अंदर डालते ही अब ये बात हो गई कि भाई अब ये टेम्पररी है तो इसको कभी ना कभी कोई तो गुजराती हटाएगा। तो 2 गुजराती आए 2019 में और फिर उन्होंने हटाने का काम किया, राइट। सो इसको हटाया गया। क्या फायदे हुए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइंस ऑफ पीस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट आर्टिकल 370। देखिए 4-5 चीजें हैं। सबसे पहला साइन क्या है? ऑब्जर्वेशंस, रिडक्शन इन मिलिट्री, केसेस ऑफ स्टोन पेल्टिंग एंड इंजरीज टू सिक्योरिटी फोर्सेस रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ध्यान से सुनिएगा, केसेस ऑफ स्टोन पेल्टिंग एंड इंजरीज न के बराबर है, न के बराबर। ये बात सही है कि पुलिस फोर्स ज्यादा है, ये बात सही है कि आर्मी वहां पर ज्यादा है, पर लेकिन आर्मी तो पहले भी थी, 2019 से पहले भी थी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी हो नहीं सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये अलाउ नहीं करता था, अब अलाउ करता है, राइट। रिडक्शन इन इंजरीज, सिविलियन इंजरीज, ध्यान से सुनिएगा, सिविलियन इंजरीज फ्रॉम पैलेट गन्स एंड बैटन चार्जेस ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड। नेक्स्ट बात करें, अरेस्ट ऑफ मिलिट्री एंड ओजीडब्ल्यू। ओजीडब्ल्यू मतलब होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं? जो सरकार के विरुद्ध बयान देते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, उनको हम कहते हैं ओजीडब्ल्यूज। कितना हुआ? 82 होते थे 2019 में, 2019 में 82 हुए, 2021 में 178 हो गए। तो अब लोगों को गिरफ्तारी का भी डर है कि भैया अरेस्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि इंडिया का कानून अलग था, जम्मू कश्मीर का कानून अलग था, राइट। ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन 32% डिक्लाइन इन टेररिस्ट एक्ट्स हैं। आतंकवादी गतिविधियों में 32% डिक्लाइन देखा गया है फ्रॉम अगस्त 2019 टू जून 2022 इन द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। 32% का डिक्रीज। अब दिक्कत क्या है बच्चों कि लोग क्यों चिढ़े हुए हैं? आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में बिफोर 2019 राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 क है, 21A है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता है, सरकारी पढ़ाई देता है फ्री में, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। पूरे भारत में जहां पर लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, जम्मू कश्मीर में 12 थी। सोचिए, पूरे देश में जहां पर एक पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, जम्मू कश्मीर में ये अधिकार ही नहीं था। पूरे देश में जहां पर आरक्षण की विधि है, नीति है, जम्मू कश्मीर में आरक्षण था ही नहीं, उनका अलग चल रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है और ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज में। ग्लोबल रिवर अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA एट COP28, राइट। C40 इनिशिएटिव हमने पढ़ा था, उसी के आगे करके है कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स आर लॉन्चिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिवर सिटीज अलायंस विथ 30 सिटीज इन इंडिया, राइट। तो ये क्या है बच्चों, इसको समझते हैं कि ये सारी न्यूज कैसी है, राइट। तो इन सारी न्यूज को समझने के लिए सबसे पहला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या लेके आया है? GRCA एट COP28। तो COP28 के अंदर जो भी UAE में हो रहा है, इस COP28 के अंदर जो GRCA है उसके अंदर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है, इसको समझते हैं। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है? It is an alliance launched at COP28 UNFCCC by India's National Mission for Clean Ganga, right? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस अलायंस हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम रिवर सिटीज अलायंस विद 143 मेंबर सिटीज इन इंडिया टू द मेंबर्स ऑफ 267 ग्लोबल रिवर सिटीज इंक्लूडिंग USA एंड डेनमार्क, राइट।
क्या कवरेज है इसका? कवरेज करीबन करीबन 275 रिवर सिटीज इन 11 कंट्रीज के अंदर कवर करना है, जिससे रिवर्स जो हैं सिटीज के अंदर जो सिटी रिवर्स हैं उसका कंजर्वेशन और बेटर कैसे होए इसके बारे में काम है। लीड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सेक्रेटरियल रोल बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी सेक्रेटरेट काम करेगी। व्हाट आर द हु आर द की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज? वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिएगा। की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया, इजिप्ट, नीदरलैंड, डेनमार्क, गाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, राइट। ये की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं जो जहां पे सिटी नेटवर्क, जहां पे जो रिवर सिटीज हैं उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग रिवर सिटीज? द हेग, एडिलेड, स्नोलॉग एंड अमंग अदर्स, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। हु विल बी फंडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट बैंक, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन इसे फंड करेगी। व्हाट इज द विजन एंड इंटीग्रेशन? ग्लोबलाइजिंग रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटिंग अर्बन वाटर मैनेजमेंट इनटू अर्बन प्लानिंग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, राइट। कोलैबोरेशन क्या है? एक्नॉलेज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन नमामि गंगे एंड मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड द टाउन्स इनिशिएटिव, ये यूएस की रिवर है मिसिसिपी रिवर और नमामि गंगे, तो यूएस भी इसमें बहुत अच्छा कोलैबोरेशन कर रहा है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट, इसका सबसे बड़ा फायदा हमको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इट्स अ वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, इससे पहले ये नहीं लिया गया था, राइट। ये अभी हम लोगों ने लिया है, राइट। आते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अमृत टेक्नोलॉजी, क्या है अमृत टेक्नोलॉजी? क्या हमने अमृत बनाना सीख लिया है? क्या हम लोग क्या हम लोग मरेंगे नहीं? हाँ, क्या समुद्र मंथन का अमृत का फॉर्मूला आ गया है? आई डोंट वांट टू साउंड लाइक है ना रेट्रो टीवी चैनल्स, इंडियन मीडिया चैनल्स लाइक दिस इज नॉट अ प्राइम टाइम शो, आई एम जस्ट किडिंग। इट्स अ टेक्नोलॉजी डिवाइज्ड बाय IIT इंस्टीट्यूट, और IIT के अंदर IIT मद्रास ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, नोन एज अमृत टेक्नोलॉजी। क्या है अमृत टेक्नोलॉजी? अमृत टेक्नोलॉजी इज फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम द वाटर। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है जो पानी के अंदर से आर्सेनिक और मेटल आयंस को निकालता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया नाम बड़े प्यारे रखता है ना। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, राइट। अमृत आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल फ्रॉम इंडियन टेक्नोलॉजी, अमृत। तो ये एक बहुत अच्छा डिवाइस है जिसकी वजह से जो आर्सेनिक और धातु का निष्कासन पानी में से किया जा सकता है। भारत का जो पानी है बच्चों, वो बड़ा ही प्रदूषित पानी है, और अगर हम इसको निकाल देते हैं, अगर हम हमारे पानी के अंदर से आर्सेनिक और मेटल निकाल देते हैं तो पानी ड्रिंकेबल हो जाता है, राइट। कंजम्पशन के लिए बड़ा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बड़ा सही हो जाता है। इस वजह से इसका नाम अमृत दिया गया है। दिस इज द डिवाइस जो पानी के अंदर से मेटल और इसको डिटेक्ट करती है और फिर उसको निकाल लेती है। तो ये डिवाइस अगर हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे ये नल बनाया गया है, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो पानी इसके अंदर से फिल्टर होके एक साफ पानी, एक शुद्ध पानी निकाला जाएगा, और ये IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। तो इट्स वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हाई दिस डिवाइस इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहला, क्योंकि व्हाट इज आर्सेनिक? आर्सेनिक इज अ केमिकल एलिमेंट यूजुअली फाउंड इन द नेचुरली अकर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर मौजूद है, तो नेचुरल सी बात है कि पानी अगर उसमें आएगा तो वो पानी के अंदर नेचुरली आएगा। वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से कहीं से डालना पड़ेगा, नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मौजूद है तो आएगा ही आएगा, राइट। आर्सेनिक कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज ऑफन कंसिडर्ड टॉक्सिक एंड कैन पोज serious health risk to the humans when present in drinking water, lead to the issues of arsenic poisoning। जो लोग RO वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, जो हैंडपम्प का पानी वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट रिस्क यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसीलिए ये डिवाइस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मौजूद है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूज़ known as the Almora fault, right? क्या है अल्मोरा फॉल्ट?
इसको समझते हैं। हाल ही में हमारे जो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो 2023 में इतने ज्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्मोड़ा फॉल्ट प्रेजेंट इन द वेस्टर्न नेपाल। तो अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिव हो गया है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने इसको रिफ्यूट किया है, बट यूनियन अर्थ मिनिस्ट्री ने इसको बोला है, तो अल्मोड़ा फॉल्ट वापस न्यूज में आ गया है। तो व्हाट इज अल्मोड़ा फॉल्ट, राइट, जो वेस्टर्न नेपाल के अंदर मौजूद है। तो अल्मोड़ा फॉल्ट इज अ जियोलॉजिकल फॉल्ट लोकेटेड इन वेस्टर्न नेपाल एंड एक्सटेंड टू द उत्तराखंड रीजन इन इंडिया। वेस्टर्न नेपाल जो है यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज द नॉर्दर्न अल्मोड़ा फॉल्ट जो यहाँ पर मौजूद है। और मेन बाउंड्री थर्स्ट जो भारत और तिब्बत के बीच में जो मेन फॉल्ट लाइन है, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थर्स्ट। अगर आप जानते हैं तो इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एशिया के अंदर, अभी भी धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो मेन बाउंड्री थर्स्ट इसे कहते हैं। उसके नॉर्थ में नॉर्दर्न अल्मोड़ा फॉल्ट जो है वो मौजूद है, राइट। इट लाइज ऑन द मेन बाउंड्री थर्स्ट, जो मैंने यहाँ लिखा है। देयर आर टू थर्स्ट इन द कुम्मा उत्तराखंड। फर्स्ट इज साउथ अल्मोड़ा थर्स्ट और दूसरा है नॉर्थ अल्मोड़ा थर्स्ट, जिसकी वजह से एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है जिसको कहते हैं नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट लाइन। तो नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट लाइन यहाँ पर मौजूद है। अगर हम एमबीटी की बात करें तो एमबीटी क्या है, तो एमबीटी इज अ सिग्निफिकेंट फॉल्ट इन द हिमालयाज मार्किंग अ बाउंड्री बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द सब हिमालयाज। लेसर हिमालय और सब हिमालय के बीच ये जो एरिया है ये पूरा एमबीटी कहलाता है, ये पूरा एमबीटी कहलाता है। सो दिस इज द एमबीटी। और इस एमबीटी के अंदर हम लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि एमबीटी के अंदर लेसर हिमालय और सब हिमालय के अंदर ये मेजर, और यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पुश यहाँ पर, अगर अर्थक्वेक देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो एमबीटी भी यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। लास्ट न्यूज आज की कवर करते हैं, वो है म्यांमार बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर, राइट। हाल ही में न्यूज आई है कि म्यांमार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर आ गया है, क्योंकि इसने लास्ट ईयर 1000 मेट्रिक टन ओपियम प्रोड्यूस किया है बाय बीटिंग अफगानिस्तान। इससे पहले अफगानिस्तान था, लेकिन अभी हाल ही में तालिबान ने जो अफगानिस्तान में रूल शुरू किया है, तो तालिबान ने पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर रोक लगा दी है। पॉपी कल्टीवेशन मतलब ओपियम की खेती के ऊपर, ओपियम का एक फूल होता है उसको बोलते हैं पॉपी, है ना। तो पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर रोक लगा दी है, जिससे अफगानिस्तान के अंदर लास्ट ईयर केवल 330 मेट्रिक टन की ओपियम प्रोड्यूस हुआ, जबकि म्यांमार के अंदर 1000+ मेट्रिक टन ओपियम प्रोड्यूस हुआ। सो म्यांमार बिकम्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। और ये हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर ड्रग का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं आपको मैप के थ्रू देखेंगे तो दुनिया के 2 बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड्स हैं जो इन 3 जगहों पर काम करते हैं। ये है गोल्डन क्रेसेंट और यह है गोल्डन ट्रायंगल, राइट। यहां पे इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस। मतलब टेक्निकली अगर हम लॉफुली बात करें तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप समाज में रहते हैं, तो इन ड्रग्स का यूज कई गलत जगहों पर भी किया जाता है, जिसमें आप ड्रग ट्रैफिकिंग का आप नाम इसमें दे सकते हैं। तो गोल्डन क्रेसेंट के अंदर 3 देश कौन से हैं? सबसे पहला ईरान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। ये क्रेसेंट बनाता है, राइट। और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 देश कौन से हैं? म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। अब थाईलैंड वियतनाम अभी हाल ही में आया है, वरना वियतनाम इतना नहीं था। तो वियतनाम अभी हाल ही में आया, तो गोल्डन ट्रायंगल, ये 3 देश मिलके ये काम करते हैं, राइट। अब दिक्कत ये आती है इन 3 देशों के, या गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। अब आप सोचिए कि म्यांमार अगर दुनिया का सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूसर बना है तो वो बेचेगा कहां?
इंडिया को। और यह इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया इन दो देशों के बीच पिस के रह जाता है। यही कारण है कि इंडिया में ड्रग माफिया सबसे बड़े लेवल पे है। अगर आपने पिछले वीक अगर न्यूज़ सुनी हो तो इंडिया में करीबन 4,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी 400 करोड़ की ड्रग्स भी पकड़ी गई थी। कितने बड़े दुख की बात है। और ये इंडिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कई सारे पोर्ट्स में ड्रग्स मिल रहे हैं। ये कारण क्या है? क्योंकि इंडिया इन दोनों देश के बीच में है और इंडिया को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स काफ़ी शानदार चीज़ है। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसको ड्रग्स की आदत लगा दो, कभी प्रोडक्टिविटी और इस पर कभी बात ही नहीं होगी। राइट और रॉन्ग? और इंडिया की दिक्कत यह है कि इंडिया शेयर्स इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एज वेल एज म्यांमार। चलिए, अफगानिस्तान के साथ तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से करते हैं, तो वो एक डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, बट फिर भी पाकिस्तान और म्यांमार से तो है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की बॉर्डर जो लगती है पंजाब से लगती है। और पंजाब में ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी ग्रिम है इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत यही है कि उनको ड्रग्स की हैबिट है, पंजाब के लोगों को लगा दी गई है। और म्यांमार भी सेम चीज़ कर रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसको ड्रग्स की हैबिट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी। और इसीलिए इंडिया में ड्रग्स बड़े आम तौर पर अवेलेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। राइट? तो इसके लिए हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, इसके लिए कई सारे कदम उठाती हैं, है ना, जो हम लोग आए दिन न्यूज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे बच्चों। इट वॉज अ प्लेजर टीचिंग यू ऑल, है ना। बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और कोई कंसेप्ट अगर आपको समझना है, कोई कंसेप्ट अगर आपको लगता है कि सर इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि सर इसके ऊपर अगर डिटेल में क्लास आपको चाहिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दिस क्लासेस। Till then, take very good care of yourself. I'll see you in the next class. Take care. Bye-bye.